पाकिस्तान से कनाडा आना इज वेरी इजी। अब तो मैं कहता हूँ 2 नंबरी की जो है वो चीज रह ही नहीं गई, जगह रह ही नहीं गई। अब तो ना तो कंसल्टेंट आपके साथ प्ले कर सकता है, और ना अब जो बंदा खुद चाहेगा ना मेरे साथ बुरा हो, वो उसके साथ हो सकता है। बिल्कुल। और डायरेक्ट पीआर के आने की काफी प्रोसेस का जो है वो अब इजी हो गया है। इजी इन अ सेंस देखें, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास अच्छा आइल्स का स्कोर होना चाहिए। कनाडा में पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो 5 या 6 जो है वो स्ट्रीम्स हैं, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रीम अगर फर्स्ट कर ले, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो मैं क्या करता, मैं देखता कि मेरी स्ट्रीम जो मैं स्टेम में लाई कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन स्टेम में लाई कर रही है, मैं पाकिस्तान में 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता और मैं डायरेक्ट अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करता। स्कूल के ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज का हमारा जो व्लॉग है ये एक पॉडकास्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो लोग कनाडा के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दी और प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैनेडियन इमिग्रेशन। तो उसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है शहरियार भाई ने। शहरियार भाई काफ़ी अर्से से कनाडा के अंदर मुकीम है और उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो लेट्स ब्रिंग इन शहरियार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान भी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और कैसा रहा आपका दिन आज का? दिन इट वॉज प्रीटी गुड। जस्ट ऑफिस से आया, सो गया था, फिर अभी आपके साथ बातचीत हो रही है, इसके बाद देखता हूँ कुछ अपने खाने पीने का। जी, वेरी नाइस। यहाँ पर तो सब काम आपको पता है खुद करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल सही है। शरीर भी आपको जैसे पता है कि काफ़ी भाई जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्पेशली वो जी लोग जी जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो उनके जहन में क्वेश्चन आता है कि कनाडा के लिए अप्लाई किया जाए, यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑब्वियसली कनाडा के हवाले से मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज आपको तकलीफ देते हैं और आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं इस बारे में। तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताएं थोड़ा। ठीक है जी, मेरा नाम शहर मुख्तार है और मैं पाकिस्तान से कनाडा में आया था 2021 में। आई हैव डन बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जब भी आप यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, आपको वर्क परमिट मिलता है। राइट नाउ आई एम ऑन अ वर्क परमिट। आप अगर 1 साल की एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप 1 साल से ज्यादा वाली एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो राइट नाउ आई एम ऑन 3 years ऑफ वर्क परमिट। इसके अलावा पीआर वगैरह की एप्लीकेशन मैंने सबमिटेड कर दी हुई हैं अपनी। अब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कि किस तरह सारी चीज़ें चलती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट। बाकी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी है इमिग्रेशन की तरफ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, एंड मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई कंसल्टेंट उनसे पैसे ले और उनका काम खराब करे, एंड मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस से और यूट्यूब से और सोशल मीडिया से देखकर अपने काम खुद कर लें, उनको क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल जाएं, उन लोगों को पैसे दे के लोगों पर रिलाई ना करना पड़े। जी। उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि जब आप कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया? देखिए, मैं अगर अपनी सच्ची बात बताऊं तो मेरा कनाडा का बिल्कुल माइंड नहीं था। मेरे पापा ने अपना विजिट वीजा अप्लाई किया था उनका, एंड दैट गॉट रिजेक्टेड एट दैट टाइम, एंड दैट वाज द रीजन। उन्होंने कहा था अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, एंड मैंने भी कह दिया ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं। सो स्टार्ट जो है वो ऐसे हुआ था। मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था यहाँ पर आने का, मुझे कुछ पता नहीं था कनाडा के बारे में। एंड जिस दिन मेरा वीजा अप्रूव हो गया, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने सोचा कि हाँ भाई अब क्या करना है। बिकॉज पहले मेरे माइंड में ये था कि मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, एंड आई वाज प्रीटी ओके, लाइक 35-40,000 तब था मंथली इनकम, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन फिर जब वीजा अप्रूव हो गया, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, बिफोर अगर अप्लाई करने की मैं बात करूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं था, तो मेरा मोस्टली काम जो है वो जो है मतलब कंसल्टेंट ने ही किया, इन अ सेंस के मतलब पहले इंस्टीट्यूट मुझे चूज नहीं करने दिया गया सही से। फिर मेरा प्रोग्राम जो है वो इस तरह कुछ कुछ रही चीजें जो कि अब इन डेप्थ में जाने का फायदा नहीं है, व्हाट डन इज डन। लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि अब स्टूडेंट्स जब वीजा अप्लाई करें उनको वो देखनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अब कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा आना इज वेरी इजी। देयर आर वेरी मच ऑफ स्ट्रीम्स, वेरी मैनी अपॉर्चुनिटीज जो कि अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बात सारी थोड़ी सी रिसर्च की है, अगर वो कर लें तो इट इज़ वेरी इजी टू कम हियर। कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चे माइंड में अगर रखें तो वो यहाँ पर आ सकते हैं।
जी, एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हम लोगों को एज एडवाइस ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस एंड एनी बिल्कुल, शेप वे इट्स ऑफ नॉट। फॉर्म। ये हमारे एक ओपिनियन है और हमारी जो नॉलेज है उस हिसाब से हम आप लोगों की गाइडेंस कर सकते हैं। तो वही हम कोशिश जो कर रहे हमारा हैं। एक्सपीरियंस रहा है हम वो आपसे बस शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। आप ये बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से कनाडा के लिए क्या की स्टेप्स होते हैं? देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है, और जब वो आपने डिसाइड कर ली तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आप किस कंट्री से हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं अप्लाई करने के। आप या तो एसडीएस पर अप्लाई करते हैं या नॉन एसडीएस पर। एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस का मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की थोड़ी-सी एलिजिबिलिटी में फ़र्क होता है। एसडीएस सिर्फ कुछ कंट्रीज़ हैं जो एसडीएस में आती हैं। ऑल दोज कंट्रीज जिनको कनाडा रिस्क कंट्रीज कंसिडर करता है, उनके लिए कनाडा ने एसडीएस ओपन किया हुआ है। हर बंदा चूज नहीं कर सकता एसडीएस में अप्लाई करने के लिए। सिर्फ उन कंट्रीज को जिनको कनाडा एज अ रिस्क कंट्री समझता है, वो जो है वो एसडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। अब एसडीएस और नॉन एसडीएस प्रीटी मच सेम होते हैं, लेकिन एसडीएस में थोड़ा सा काम जो है वो अपफ्रंट होता है। तो दोनों में फीस सेम लगती है। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि एसडीएस में पैसे ज्यादा लगते हैं। पैसे सेम लगते हैं, बस अपफ्रंट लग रहे हैं एसडीएस में। एसडीएस में आप लोगों को जीआईसी सबमिट करवानी पड़ती है, जो कि पहले मेरे केस में 10,000 समथिंग थी, अब वो 20,200 समथिंग हो गई है। अच्छा। जीआईसी आप लोग पहले सबमिट करवाते हैं, फिर आप लोग अपना सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने एसडीएस चूज कर लिया। सेकंड काम आपने जो करना है वो आपने ये करना है, आपने अपनी जो है वो ऑफर लेटर लेना है अपने इंस्टीट्यूट से। तो आप अपने इंस्टीट्यूट की रिसर्च करेंगे आपने किस में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब अप्लाई करना है आपने, तो एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि गो फॉर यूनिवर्सिटी। मैं खुद जो है वो कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर यूनिवर्सिटी। अब इस मेरे केस में ये चीज़ नहीं थी जो अब आ गई है, वो ये आ गई है कि अगर आपने 1 साल का भी मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम कनाडा, यू आर गोइंग टू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट। सही। तो रूल हमेशा से ये रहा है कि अगर आपके पास 1 साल की एजुकेशन है तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अब अगर वो 1 साल की एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी से है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और सेकंड चीज जो आपको अब माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि गो फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री। बाय प्रोफेशनल आई मीन डोंट गो फॉर के हाउ टू ग्रो इन एक्सेल और हाउ टू लर्न कुकिंग, या भाई कुलिनरी मैनेजमेंट हो गया या डेटाबेस हो गया। मतलब इस तरह की फील्ड्स में ना आए, अपने रेलिवेंट फील्ड्स में आए। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप उस फील्ड में आए जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हो। जिस तरह मैं आया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द रिजेक्शन एज वेल। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ अप्लाई कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग प्रोग्राम। तो उनको प्रोग्राम भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम में अप्लाई करें, क्योंकि देखें जो वीजा ऑफिसर है वो ये चीज देख रहा है, उसने देखनी एप्लीकेशन एज अ स्टडी परमिट, आप देख रहे हैं एज अ पैसा या परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन चेक करने वाला देख रहा है उसको एज अ स्टडी। तो वो ये देखता है कि भाई उसकी रेलिवेंसी किस तरह की है। अब आपने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो और आप आगे कोई मॉड्यूल आप अप्लाई कर दें कुकिंग में, तो दैट डजंट मेक सेंस टू देम, राइट? तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो ये दूसरी चीज होगी, आपने अपना ऑफर लेटर लेना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपने उस ऑफर लेटर का ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो डीएलआई रजिस्टर्ड हो। डीएलआई रजिस्टर्ड का मतलब होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो अगर तो इंस्टीट्यूट डीएलआई रजिस्टर्ड होगा, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द वर्क परमिट। जी। अगर आपके पास डीएलआई इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा आपके इतने पैसे खर्चने का अगर आपने पढ़ना है और फिर वापस चले जाना है, आपको काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है या परमिट होने का टाइम नहीं मिल रहा। तो उसके बाद जब आपने ये भी कर लिया, तो अब इन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट डाल दी, उसे कहते हैं PAL। तो ये एक अटेस्टेशन लेटर होता है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जो कि आपको प्रोविंस से लेना पड़ता है। अब पहले नहीं थी ये रिक्वायरमेंट, लेकिन अब ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा कि डीएलआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जब आप लोग ऑफर लेटर ले लेंगे, फिर आपको आप उस कॉलेज के थ्रू ही उस प्रोविंस का PAL लेना होगा। वो प्रोविंस ही वेरीफाई करेगा, हाँ ये कॉलेज डीएलआई रजिस्टर्ड है और आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम आपको वर्क परमिट देंगे। ये चीज PAL में लिखी होगी। अगर आपको पैल नहीं मिल रहा तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूट सही नहीं है, एंड यू हैव टू चेंज दैट इंस्टीट्यूट। पहले बच्चों को पता नहीं लगता था, उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, वो यहाँ पर आते थे एंड देन दे रियलाइज ओके हमारा तो इंस्टीट्यूट डीएलआई रजिस्टर्ड नहीं है या ऑफर लेटर फेक है। लेकिन अब कनाडा इज वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो अब आपको जो है वो पैल अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है यू आर गुड टू गो। वो पैल आप अपने स्टडी उसमें अपने वीजा फाइल में लगाएंगे। तो ये काम भी आपका हो गया। एसडीएस नॉन एसडीएस सिलेक्ट आपने कर लिया, आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लिया, आपने अपना प्रोविंस से पैल ले लिया। उसके बाद अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो है वो अप्लाई कर देना है जेआईसी के लिए। तो जेआईसी जब आपने बैंक में जमा करवानी है, जेआईसी का मतलब होता है ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट।
तो इसमें आप थोड़े से पैसे अपफ्रंट जमा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फीस है जी 10,000 कैनेडियन डॉलर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो जो भी आप करेंगे तो जितनी मर्जी आपकी फीस हो या जितनी मर्जी आपके एक्सपेंसेस हो, आपको जो है वो जीएससी जमा करवानी पड़ती है एसडीएस में। सही। तो जीएससी जो है वो एक श्योरिटी बॉन्ड की तरह होता है। वो कनेडियन गवर्नमेंट को ये बताता है कि हाँ, अगर मुझे वीजा मिल गया या ना भी मिला तो मैं ये पैसे जमा करा रहा हूँ, तो मैं वाकई पढ़ने आ रहा हूँ, ये मेरे पास फंड्स है, मैं आके आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनूंगा, मेरे पास अपने खर्चे उठाने के पैसे हैं, और ये उसका प्रूफ है, वो जीआईसी। तो जब आप जीआईसी पे अप्लाई कर देंगे तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपने कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो अपना वीजा फाइल कर देना है बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 or 4 थिंग्स। फिर आप वीजा अप्लाई कर देंगे, और हर कंट्री वेरी करती है उसकी टाइमिंग्स, वीजा प्रोसेसिंग की टाइमिंग्स। तो वो फिर आपको जो है वो डिसीजन आ जाएगा हाँ या ना में। जब आपको ये- हाँ हो जाती है फिर आप जाएंगे। ये जो बता रहे हैं जेआईसी का, तो जेआईसी ये हमेशा 20,000 होती है या डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स और आपकी फीस के हिसाब से होता है? नहीं, ये गवर्नमेंट की फिक्स होती है, और ये जीआईसी है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो ये बैंक में पैसे आप बेसिकली जमा करवाते हैं। अगर किसी को जर्मनी का प्रोसेस का पता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जिसमें हम कहते हैं पैसे फिक्स करवाना। तो ये बेसिकली आप पैसे फिक्स करवा रहे हैं यहाँ बैंक में, और ये पैसे आपको जब आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको मिलते भी रहते हैं। मेरे केस में जब मैंने अप्लाई किया था 10,200 थी, और अब ये हो गई है 20,263 डॉलर्स। तो ये फिक्स है हर एक के लिए। मतलब आप 2 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बंदों के लिए डिफरेंट होगी, मतलब 2263 वन के लिए और 2263 दूसरे के लिए। और उसके अलावा जो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वीज़ा रेशियोज के ऊपर कोई फ़र्क है या उसमें सेम ही है? देखें, ये एक ऐसी डिबेट है जो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर मी फर्क पड़ता है। देखें, आप पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, यू हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि एक अच्छी फील्ड है, यहाँ पर स्किल ट्रेड्स में आती है ये, जी। और स्टेम में भी आती है यहाँ पर। और अब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कॉलेज में, तो वीजा ऑफिसर के माइंड में चीज होती है कि यार ऐसी क्या मजबूरी होगी कि ये बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी को पढ़ के आया लेकिन अब कॉलेज में अप्लाई कर रहा डाउनग्रेड जा रहा है। जी बिल्कुल। है, डाउनग्रेड जा रहा है। तो उनके माइंड में ये चीज आती है कि या तो ये पीआर के लिए कर रहे हैं, या ये पैसों के लिए कर रहे हैं, या ये यहाँ पर आकर रिफ्यूजी क्लेम करेगा। तो ये 3 चीजें उसके माइंड में आती हैं। हाँ, अगर आप बाकी चीजों से आप कंपनसेट कर देते हैं इस फैक्टर को तो बात अलग हो जाती है। लेकिन एज लॉन्ग एज आप ये करते हैं कि आप कॉलेज में आ रहे हैं, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का देयर इज नो कंपैरिजन। यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज 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 बेटर इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ वीजा रेशियो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा। I have attended few convocations of my friends from university, and believe me, they were like really good. और मैं अगर अपनी convocation उनसे compare करूँ, that was nothing at all. जी। तो मैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी के हक में जाऊंगा। और डिफरेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उनका भी आपस में बड़ा अच्छा कंपैरिजन है। तो वीजा रेशियो जो है वो आप मतलब वीजा कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फील्ड रेलिवेंसी एज वेल। इसमें सिर्फ सिर्फ कॉलेज ही मैटर नहीं करता। एक बंदा है उसकी फील्ड भी रेलिवेंट है, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहा है, उसकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है, और उसका पर्पस भी है, उसने अपनी अपनी टाइज भी दिखा दी हैं कि भाई मैं वापस आऊंगा, सारे काम उसने कर लिए, तो फिर तो उसको वीजा मिलना चाहिए। जी। के बावजूद अगर उसकी रिजेक्शन हो जाती है तो देयर इज वन थिंग वी कॉल इट एज GCMS नोट्स। आप वो अप्लाई करते हैं और उसमें आपकी रिजेक्शन की रीजन लिखी हुई होती है। सही। आई हैव नोन सम पीपल, उनके 3-3 4-4 बार रिजेक्शन आई हुई है, बट दे डू इज उनको रिजेक्शन आती है दोबारा अप्लाई कर देते हैं। तो आप जब तक वो चीज जिसकी वजह से रिजेक्शन आ रही है आप ठीक नहीं कर रहे तो आपकी तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। एग्जैक्टली। तो आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि आप GCMS नोट्स अप्लाई करें। GCMS नोट्स जो होते हैं वो $10 या $15 में अप्लाई हो जाते हैं सिर्फ। कोई भी आपके बिहाफ पर कर सकता है। इवन जो एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है वो आपके बिहाफ पर, किसी भी कंट्री वाले के बिहाफ पर अप्लाई कर देता है। उसमें सारी रीजन लिखी हुई होती है कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ। सही। तो वो आप रीजन ठीक करें एंड दोबारा अप्लाई करें। और इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कनाडा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है गो फॉर अप्लाई, दोबारा कर दें। इसका मतलब है कि आप में कोई चीज थी जो गलत थी, जी, जो उसको सही करें, दोबारा अप्लाई कर दें, सिंपल। बिल्कुल। तो आप पीएएल का जो बता रहे हैं आप, अगर आप वैसे ही यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, जिसके अंदर वो पीएएल का इशू आपके साथ आ जाते हैं, तो आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, कॉलेज चेंज नहीं कर सकते वहां से? कॉलेज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो टाइम आपने गुजारा है वो आपका जाया हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ये दूं कि एक बच्चा जो यहाँ पर आ गया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया और 1 महीने बाद उसको पता लग रहा है उसका डीएलए इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, या जो भी मसला कोई भी उसका हो गया, अब उसने कॉलेज चेंज करना है, तो 100% तो फीस उसको वापस नहीं ना होगी उस सेमेस्टर की। नहीं, अच्छे में हर यूनिवर्सिटी की और हर कॉलेज की सेमेस्टर फीस की एक पॉलिसी होती है कि भाई इतने टाइम के बाद करोगे तो 80% रिफंड होगा, इतने टाइम के बाद करोगे तो 60% रिफंड होगा, इतने टाइम के बाद करोगे तो 70% होगा। अब एक बच्चा जिसको पाकिस्तान से ये सारी चीजें को पता नहीं लगा, अब यहाँ पर आकर जब वो इंस्टीट्यूट चेंज करेगा तो आपको लगता है वो खुद करेगा? उसको कोई लॉयर करना पड़ेगा, कोई कंसल्टेंट करना पड़ेगा, उनकी फीस वो अलग देगा। और ऑन स्टूडेंट वीजा यू आर ओनली 20 आवर्स अलाउ होते हैं आपको सिर्फ।
तो 20 आवर्स में आप कितना कमाएंगे, और जो आप पाकिस्तान से लेके आए अगर आप वो इन्हीं कामों में खर्च देंगे तो मतलब आपने तो टाइम भी वेस्ट किया और पैसे भी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी डिसीजन लें उस पर फर्म रहें, पाकिस्तान से सारे काम करके आए। अब तो मैं कहता हूँ 2 नंबरी की जो है वो चीज रह ही नहीं गई, जगह रह ही नहीं गई। अब तो ना तो कंसल्टेंट आपके साथ प्ले कर सकता है, और ना अब जो बंदा खुद चाहेगा ना मेरे साथ बुरा हो वो उसके साथ हो सकता है। ये बिल्कुल तो कनेडियन गवर्नमेंट अब बहुत जो मतलब टफ हो गई है, टफ इन सेंस मतलब बहुत हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, सही। इंस्टीट्यूट चूज करने में भी एंड वीजा मिलने में भी और सारे काम में भी। ओके। अच्छा, आपने इसके ऊपर पहले ही टच कर दिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। लेकिन मेनली इसेंशली उसको अगर समराइज करें तो बेसिकली आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उस कोर्स के अंदर आ रहे हैं जो आपकी करंट स्टडी से रिलेवेंट हो, जो भी आपने बिल्कुल पढ़ा है उसके बिल्कुल साथ रिलेवेंट हो। और अगर आप फर्दर स्टडी के लिए आ रहे हैं तो उससे लेवल अप हो लेवल डाउन ना हो। अगर लेट से आपने पाकिस्तान में एफ एस सी किया हुआ है तो आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपने बैचलर्स किया हो तो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। एंड बिल्कुल। देन उसी तरह उसके अलावा कोई इस तरह की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो हमने इसके अलावा जो है मेंशन वो ना ये की हो। देखें आप, हाँ इसके अलावा ये है कि आप ये देखें कि अगर फर्स्ट कर लें आपकी एजुकेशन में कोई गैप है, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हुए हैं इन 2021 फ्रॉम योर बैचलर्स, और अब आप मास्टर्स अप्लाई कर रहे हैं 2024 में, तो जो जी बीच में जो टाइम है आप उसको कवर करें। आप अपनी एप्लीकेशन में अपनी एसओपी में बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो टाइम का बताएं कि आपने वो कहाँ पर स्पेंड किया। आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने जॉब की, आप पे हम्म। स्टब्स लगा सकते हैं जॉब के। आप कह सकते हैं आपने वॉलेंटियरली काम किया। आप कह सकते हैं आपने आइल्स की प्रिपरेशन की। आप कह सकते हैं मतलब जो भी आपने किया कुछ तो किया होगा जॉब ना आपने। किया ना कुछ भी, और अगर आपने ठीक। कुछ भी नहीं किया तो आप उनको ये बताएं कि भाई मैंने सर्टिफिकेशंस की, या आप उनको आप ये बताएं कि भाई मैंने रिसर्च की अपनी कनाडा अप्लाई करने के लिए, हम्म। मैंने डिफरेंट जी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया। तो एक तो ये कि आप जी ये वाला गैप कवर करें आप। सही। सेकंड काम आप ये करें, जब आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी अपनी एलिजिबिलिटी भी होती है। हर कॉलेज जी। की अपनी अलग एलिजिबिलिटी भी होती है, वो भी चेक करें। अब एलिजिबिलिटी उनकी 60% मार्क्स की है और आपके मार्क्स ही जब 40% है और आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और 150 to 50 डॉलर्स तक आप लोग दे रहे हैं ऑफर लेटर के लिए, हम्म। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 4 5 महीनों के बाद रिजेक्शन आ जाती है, तो मतलब आपका फॉल्ट है, उनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दे हैव मेंशन एवरीथिंग ऑन देयर साइड कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी ये है। उसके बावजूद जी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 250 300 डॉलर्स आप खराब कर रहे हैं, अपने टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो ये चीज़ भी आप मेक श्योर करें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनकी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हो। और इस तरह के कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने एक इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एफ एफ एस सी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आपका इरादा ये है कि आपने बैचलर्स के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, हम्म। कनाडा आना है आपने, तो कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, या किसी चीज़ की इसकी किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो रिसर्च करना शुरू कर दें। रिसर्च तो ये सबसे पहले जो आपने रिसर्च करनी है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट उस पर करनी है, इंस्टीट्यूट्स पर करनी है कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके चाहिए। सेकंड चीज़, आपको जब आपको पता है कि आपने बाहर जाना है तो आप आइल्स की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। ग्रेजुएट होने के बाद 6 महीने 8 महीने आइल्स पे लगाने का फायदा नहीं है। और मैं ये जी समझता हूँ कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में है उसकी इंग्लिश इतनी तो होगी कि उसको सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली। जीरो से तो वो कोई भी नहीं सीखेगा। और जी। थर्ड काम जो आपने करना है वो ये करना है, आप अपनी डिग्रीज जो है वो टेस्ट करवा लें फर्स्ट करनी है। अगर आप लोग जो हैं वो मास्टर्स कर रहे हैं और आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज तो आपके पास है ना, तो वो आप अटेस्ट करवाएं तब तक। और आप लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या आपके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या अगर आप खुद मैरिड हैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उनकी हम्म ट्रांसलेशन वगैरह आप लोग करवा लें इंग्लिश में। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब बाद में भी आपको करवानी ही पड़ेंगी, तो पहले अगर आप लोग कर लें तो अल्टीमेटली आप लोग अपना टाइम सेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिग्रीज की अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन दिस इज जी। इम्पोर्टेंट एज वेल। और एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी वो थी ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब यहाँ पर तो ड्राइविंग इज वेरी कंपलसरी। तो एग्जैक्टली। आप लोग ड्राइविंग करें, पाकिस्तान में ड्राइविंग सीखें। अगर यहाँ पर मैंने कभी ज़िंदगी में कभी ड्राइव नहीं की थी, दैट इज़ द हम्म। फर्स्ट टाइम आई ड्रोव ओवर हेयर इन कनाडा, आज से 2 साल पहले। तो मैंने जब ड्राइविंग लेसन लिए थे मैंने तकरीबन कोई 6 या 7 लेसन लिए थे, एंड आई लिटरली पेड लाइक $35 to $40 पर आवर। तो थर्टी जी। टू फोर्टी आवर्स आपने यहाँ पर देने से अच्छा नहीं है पाकिस्तान में आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अगर मेरे घर में अब गाड़ी नहीं थी, दैट्स द ओनली रीज़न मुझे जो है वो ज्वाइन करना पड़ा इंस्टीट्यूट। अगर आपके घर में है तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वहाँ पर ले लें आप लोग, हम्म। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं इंटरनेशनल वाला विद एक्सपीरियंस, और वो भी अपना साथ लेकर आएँ विद ट्रांसलेशन। तो अच्छा। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का आपने मेंशन किया, ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर फ्रेश हो तभी चल सकते हैं या नीड्स टू बी नहीं, सर्टेन फ्रेश जो ईयर्स है ऑन। वो आपको सिर्फ तभी हेल्प करेगा कि आपको यहाँ पर लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। एक दो लाइसेंस तो मैं कहूँगा हर एक को लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है, मतलब दूसरे ही साइड पर है। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो एक दो लेसन तो आपको लेने पड़ेंगे अपना हाथ सीधा करने के लिए, लेकिन मेरी तरह उतने लेसन नहीं लेने पड़ेंगे कि अगर आप बिल्कुल ही नाइव हैं, आपने कभी ड्राइव ही नहीं किया, तो फिर तो जी। आपको उतने लेसन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेश हैं तो ये चीज़ तब तक हेल्प कर रही है आपकी कि आपको लेसन इतने नहीं लेने पड़ रहे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंसड है, आपके पास 5 साल का हम्म। एक्सपीरियंस है, तो ये लोग आपका एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे। और जब ये एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, G1, G2 एंड फुल लाइसेंस जिसे कहते हैं जी। हम्म। तो फुल लाइसेंस मुझे लेते लेते 2 साल लग गए हैं ऑलमोस्ट जी, सही। क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम G1। जी बिल्कुल। वन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, G2 हम्म। उसके बाद होता है। G1 के बाद आप G2 देते हैं, G2 के बाद यू हैव टू वेट अ होल ईयर इन ऑर्डर टू गेट जी। तो जिसके जी। पास वो वाला एक्सपीरियंस होता है 3 साल का या 5 साल का, या जितना भी ज्यादा होगा एक्सपीरियंस, एक जहां तक मुझे पता लगा है 1 साल या 2 साल का काउंट नहीं होता, मिनिमम 3 साल का काउंट होता है एज पर एग्जैक्टली। माई नॉलेज। जी। तो 3 साल का जब आपके पास है या उसके ऊपर है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना G2 की वो खत्म हो जाती है। तो आप सही। G1 देते हैं एंड विदाउट इवन वेटिंग अ होल और 2 इयर्स, आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जी देते हैं और आपके पास अब फुल लाइसेंस आ गया है। अब आप आए हैं 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास फुल लाइसेंस आ गया है। तो जब बिल्कुल। आपके पास फुल लाइसेंस है, आपकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, आपकी इंश्योरेंस जो है गाड़ी की कम होती है। अब मैंने 1 साल गाड़ी ड्राइव की है G2 पर, मतलब जो सेकंड वाला स्टेज वाला होता है, एंड आई वॉज पेइंग $430 फॉर इंश्योरेंस। और हाँ। अब मैं इंश्योरेंस ऑलमोस्ट की 200 तक पे कर रहा हूँ। तो तो देखें ये। $200 का एक मंथ में फर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। जी। तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन सेव योर मनी एंड टाइम एज वेल। उसके अलावा अगर आपका G1 पे है या G2 पे है अदर, तो आप G1 पे कमर्शियल आप कमर्शियल G1 चला पे सकते हैं उबर वगैरह। नहीं नहीं, उबर आपको चलाने के लिए फुल चाहिए जी। फुल चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी उबर हो गया, पैसेंजर ड्राइव हो गया, जो भी है ना, उसके लिए आपको फुल जी। लाइसेंस चाहिए। जी, यहाँ पर मेलबर्न विक्टोरिया में आपको 3 साल मिनिमम ओवरसीज लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर आपके पास वेरीफाइड 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आपको डायरेक्ट फुल मिलता है। यहाँ पे भी सही है। अदरवाइज यहाँ पर होते हैं रेड पी और ग्रीन पी, अच्छा जिसे कहते सही हैं प्रोबेशनरी। तो वो दोनों प्रोबेशनरी लाइसेंस आपके जब खत्म होते हैं 2 साल के बाद आपको फुल मिलते हैं। सही सही। तो यहाँ पे यहाँ भी पर तो ऐसे। मतलब जी जो है ये सिर्फ जो है वो उनके लिए है, मतलब गाड़ी वगैरह के लिए है। अगर आपने बाइक चलानी तो उसके लिए अलग है, और अगर यहाँ आपने पे भी ऐसे ही है। ट्रेलर या बस वगैरह चलाने हैं तो उसके लिए भी अलग है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल यहाँ पे एक ही कार्ड होता है, उसके ऊपर जीप भी भी। बनी हुई होती है, बाइक भी बनी हुई होती है, गाड़ी भी बनी हुई होती है। यहाँ पर वो हाँ सीन जी। नहीं है। यहाँ पे बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेलबर्न विक्टोरिया का, कि यहाँ पर आपका फायर आर्म लाइसेंस बनाना इज मोर इजियर देन गेटिंग योर मोटर बाइक लाइसेंस। हम्म। यहाँ मोटर पर भी बाइक बाइक वाला लाइसेंस, थोड़ा सा टफ है। हाँ, बड़ा ये एक तो मुश्किल है और दूसरा महंगा भी है हम्म। यहाँ पर बाइक का लाइसेंस लेना। यहाँ पर भी ना बाइक का महंगा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं गाड़ी के ले लें, क्योंकि बाइक यहाँ पर सिर्फ 3-4 महीने चलानी होती है। लेकिन फिर वो हम्म। बात है, जिनके पास शौक है और जिनके पास गाड़ी है वो तो मतलब करते हैं। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। आइल्स के हवाले से बैचलर्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल बेसिकली और मिनिमम? मिनिमम जो है वो एसडीएस में जो होता है, देखें द मोर द बेटर। जितने आपके अच्छे बैंड्स होंगे उतना आपको थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, आपको ऑफर लेटर मिलने में भी एंड आपके वीज़ा मिलने में भी। अब देखें, मैं आपको हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हर बंदा फुलफिल करता है। जो चीज़ हम्म। आप में और दूसरे कैंडिडेट्स में फ़र्क करेगी वो होती है ऑप्शनल चीज़ें। हम्म। अगर एक बंदे के पास 3 साल का गैप है और आपके पास भी 3 साल का गैप है, उसका बैचलर आपका बैचलर भी सेम है, उसने भी उतनी बैंक स्टेटमेंट लगाई, उसने भी उतनी जीएसटी सबमिट करवाई, सारी चीज़ें आप दोनों ने फुलफिल की, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको मेंशन कर दिया कि उन 3 सालों में आपने काम किया है उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। सही। आपका आपके नंबर बढ़ गए उनके ऑफिसर की नज़र में। तो दीज आर द एग्जैक्टली। जो आपको करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा। वीज़ा इज नॉट समथिंग कि बस आपने एजुकेशन कर ली तो दैट्स ऑल फॉर यू, नो। जितना आप उसको एनहेंस करेंगे उतने ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन दोबारा भी अगर आपने अप्लाई करना है तो टाइम भी तो आपका वेस्ट हुआ ना, 1 साल का या छह बिल्कुल। महीने पैसे भी तो आपके एप्लीकेशन के ज़ाया हुए ना। 180 अपनी $280 हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के, तो वो पैसे भी तो सही। आपके ज़ाया हुए ना। तो आइल्स में अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 6 ही नीड चाहिए होता है। सही। ये एसडीएस की रिक्वायरमेंट है, नॉन एसडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जी। आपका बहुत ही गंदा स्कोर है, 5.5 है जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का है, तो आई वुड रिकमेंड दोबारा आइल्स कर लें, तो जी। ये ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मैं सही। रिकमेंड करूंगा जो भी टेस्ट आप चूज कर रहे हैं, आपने बाद में इमिग्रेशन के लिए भी वो टेस्ट देना है। एग्जैक्टली। तो वो टेस्ट चूज करें आप जो पहले आपने दिया हुआ है, और या जो आपने आगे देना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी इमिग्रेशन की फाइल लगाई हुई है। तो जब भी आप इमिग्रेशन की फाइल लगाते हैं यू हैव टू आप देते हैं जी आइल्स जनरल। जब स्टडी जी। परमिट अप्लाई करते हैं आप देते हैं आइल्स एकेडमिक। तो अब एकेडमिक। देखें, फर्स्ट करें, पहले मैं सेल्फ पिप करके आता और यहाँ पर मैं आइल्स जनरल देता तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन अब मैंने आइल्स जनरल आइल्स एकेडमिक दिया हुआ था, तो मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था और वो नॉलेज मैंने यूज किया, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई वाज एबल टू गेट 8 आउट ऑफ 9।
जो कि हम्म। एक अच्छा स्कोर कंसीडर होता है। एंड द मोर स्कोर आपके पास जितना होगा उतना आपका सीआरएस स्कोर ज्यादा होगा। सीआरएस का मतलब है जी। यहाँ पर जो पीआर के पॉइंट्स जो कैलकुलेट होते हैं। पॉइंट्स जी बिल्कुल। जी, तो या जितना आपका स्कोर ज्यादा उतना आपके ब्राइट चांसेस। अच्छा, जब आपका वीज़ा आ जाता है और आप कनाडा पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो उसका उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब आपका वीज़ा आ गया, आप कनाडा के लिए जा रहे हैं, तो आप अकोमोडेशन वगैरह का कैसे खुद अरेंज करते हैं? अगर आपको कोई जाने वाला कोई भी नहीं है, देखिए, और अगर उसके तो कोई अलावा जाने वाला, जी जी। जी जी, उसके अलावा अगर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आप कनाडा में, तो उसके यूनिवर्सिटी के थ्रू या कॉलेज के थ्रू आपके पास कोई रिसोर्सेज या कोई हेल्प अवेलेबल होती है? देखिए, यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज बनी हुई हैं। फेसबुक पर भी डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। अगर मैं सिर्फ कनाडा की बात करूँ तो पीएसए के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है हम्म। फेसबुक पर। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, अपने क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप एनोनिमसली भी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि आप बताते हैं कि भाई मेरा इनटेक ये है, तो कोई और पाकिस्तान से इस इनटेक में जा रहा है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे केस में जब मैंने अपना मेरे एक्सेप्टेंस आ गई थी, तो मैंने उस ग्रुप में पोस्ट किया था और मैंने पूछा था कि भाई मेरा ये जो है वो क्लास है, ये कॉलेज है, तो कोई और आप में से वहां पर है कि नहीं। तो एक लड़की मुझे मिली, उस लड़की ने फिर एक क्लास का ग्रुप बनाया और हम सारे स्टूडेंट जो है, इवन क्लास स्टार्ट होने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। भाई कनेक्ट हो फेस गए, नहीं देखा सही। हुआ था, मतलब लेकिन बातचीत हो गई थी। तो एक रीजन तो नाइस। ये है कि आप जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आप अपना कनेक्शन इस तरह बना सकते हैं, पहली चीज। सही। दूसरी बात, जहां तक रही अकोमोडेशन की बात, तो अकोमोडेशन के काफी स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ यहाँ पर। पाकिस्तान से वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं लोगों को यहाँ पर, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो या तो उनको वो जगह नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो वो उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो उनको पिक्चर या वीडियो में दिखाई गई थी। तो पहला तो मैं ये प्रेफर करूंगा, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार दोस्त वगैरह है, इनिशियल कुछ दिन आप उनके साथ रह लें, और उसके बाद जो है वो आप अपना यहाँ पर रह कर अपनी सर्च करें जी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। सेकंड काम आप ये जी। कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए तो रख सकता हूँ। उसके बाद मैं हम्म, उसकी हेल्प कर सकता हूँ और हम दोनों मिलकर जगह देख सकते हैं। या अगर मैं ये नहीं कर सकता तो हम्म, मैं उसके आने से पहले उसकी लोकेशन देख सकता हूँ और उसके लिए सारा काम कर सकता हूँ, और वो आए और वो वहाँ पर रह ले। अगर सही। कोई दोस्त नहीं आपका, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप इनिशियली सिर्फ अपनी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में भी कुछ अरसा रह सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब आप इनिशियली जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक अपनी पहले मेंशन भी किया था कि आपने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में आने के अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, और वो कितना इजी है अगर आप ओवरसीज से डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी पे आ रहे हैं कनाडा में। तो इसके हवाले में हमें हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में हैं, तो आपके लिए पीआर के पाथवेज कितने आसान हो जाते हैं, या या उसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है? देखिए, बेटर ऑप्शन, देखिए मैं डे वन से लोगों को यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पीआर लैंड करते हैं देन दैट इज बेस्ट अमंग ऑल अदर ऑप्शंस। देखिए, आप हम्म। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई केम एज ए स्टूडेंट, अब मैं वर्क परमिट पर हूँ, उसके बाद पीआर होऊंगा, उसके बाद सिटीजन होऊंगा। तो आई हैव लाइक 4 और 5 स्टेजेस। लेकिन एक वो बंदा जो एज अ पीआर लैंड कर रहा है वो पहले से ही मेरे से 3 या 4 स्टेजेस आ गया है। तो वो मेरे जी। से 4 5 6 साल आगे निकल गया, पहली बात। और डायरेक्ट पीआर के आने की काफ़ी प्रोसेस का जो है वो अब इजी हो गया है। इजी इन अ सेंस, देखें, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास अच्छा आइल्स का स्कोर होना चाहिए। दीज आर द सही। फ्यू थिंग्स जो आपको चाहिए पीआर डायरेक्ट अप्लाई करने की। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ऐसे इंडिविजुअल की जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है और उसके पास 3 साल का वर्क है, वर्क एक्सपीरियंस है। अब वो वर्क एक्सपीरियंस उसका है किसी स्पेसिफिक प्रायोरिटी स्ट्रीम में। कनाडा में पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो 5 या 6 जो है वो स्ट्रीम्स हैं, जिसमें वन ऑफ द हम्म। स्ट्रीम्स इज फ्रेंच स्ट्रीम, अदर स्ट्रीम इज स्टेम स्ट्रीम, एक और स्ट्रीम उसे हम कहते हैं स्किल्ड ट्रेड स्ट्रीम, एक और स्ट्रीम उसे हम कहते हैं हेल्थ केयर स्ट्रीम। तो दीज आर द हम्म। स्ट्रीम्स जो कि इजीली उनकी अपनी ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज उनकी साइट पर जाएं और वो प्रोफेशंस देखें वो कौन से हैं। कोई भी एक प्रोफेशन पकड़ लें, उसके पास ड्रॉज देख लें कि उनका स्कोर क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो ड्रॉ आप अचीव कर सकते हैं, वो फील्ड को पकड़ें जो भी आपकी रेलिवेंसी से है। मैं अगर अपनी बात करूं, आई फॉल इन स्टेम, जो कि हम्म। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, मैं उसमें अलाई करता हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू, अगर फर्स्ट कर ले मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो मैं क्या करता, मैं देखता कि मेरी स्ट्रीम जो मैं स्टेम में लाई कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन स्टेम में लाई कर रही है, मैं पाकिस्तान में 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता और मैं हम्म। डायरेक्ट अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करता। अब अगर जर्नल ड्रॉ की बात करूँ तो जर्नल का स्कोर इज वेरी हाई, दैट इज ऑलमोस्ट 506 और 9 स्कोर चल रहा है आजकल। अच्छा। एक वो बंदा जो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करे, स्टडी परमिट पर आया, मैं अगर अपनी अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें मैं आइडिया लेके चलता हूँ और मैं आपको स्कोर बताता हूँ।
देखें, सबसे पहले हम्म आपको कट ऑफ बताता हूँ। कट ऑफ इज 509 दीज डेज। ओके। हम्म अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने किया बैचलर्स पाकिस्तान से, मैंने फिर यहाँ पर आकर किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। फिर मैंने यहाँ हम्म पर आइल्स किया एंड आई हैव गॉट 9 आउट ऑफ 9, आइडियल केस लेके चल रहे हैं हम। फिर मैंने हम्म, लिया यहाँ पर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। अब जो मेरा स्कोर बनेगा वो बनेगा 479। अच्छा। कट ऑफ इज 509। नाइस। तो 479 और 509, ये गैप जो, और अगर मैंने 1 साल का और एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो जो पहले मेरे पास 1 साल का वर्क वर्क था, मेरे पास 2 साल का हो गया। मेरा स्कोर 479 से बढ़ के 13 स्कोर और ऐड हो गया। अगले साल मैंने एक और साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, मेरे पास 13 स्कोर और आ गए। फॉर सही। एग्जाम्पल, सब करने कराने के बाद मेरा स्कोर कितना बना? 500 बन गया एग्जाम्पल के तौर पर। कट ऑफ इज हम्म स्टिल हाई, 509। अब तो मेरा एग्जैक्टली। वर्क परमिट मेरा खत्म हो गया 3 साल में, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरे सही पास तो ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है है। क्योंकि कट ऑफ ही फाइव हम्म, और नाइन है। तो जी। अब जो यहाँ पर हैं, दे हैव टू डू समथिंग। वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट दे कैन डू इज दे कैन आइदर लर्न फ्रेंच। अगर वो फ्रेंच हासिल कर लेंगे तो वो फ्रेंच स्ट्रीम में आ जाएंगे। फ्रेंच स्ट्रीम का कट ऑफ है 422। ये लास्ट जो ड्रा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो आ हम्म जाएंगे स्टेम में। स्टेम का जो ड्रा हुआ है वो है 429। वो आ जाएंगे हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर का जो ड्रा हुआ है वो है 430। तो जब भी आप जी। किसी प्रायोरिटी स्ट्रीम में आ जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा और आपको पीआर मिल सकती है। द बिगेस्ट थिंग जो कि आप खराब कर सकते हो वही आप कर सकते हो कि आप जनरल स्ट्रीम में रहो और वेट करो कि भाई आपकी पीआर हो जाए। दैट इज वेरी हार्ड इन हेयर। तो अब अगर अच्छा। एक बंदा, जो इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में है, ऑल ही और शी नीड्स टू डू इज किसी भी प्रायोरिटी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस हासिल करे, डायरेक्ट पीआर अप्लाई करे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कनाडा में 2 साल का वर्क करता हूँ और अपनी पीआर की फाइल लगाता हूँ, या 1 साल पाकिस्तान में काम करता हूँ, 1 साल कनाडा में काम करता हूँ, तो जो वो बंदा जो बाद वाला है, जिसके पास 1 साल पाकिस्तान का और 1 साल कनाडा का एक्सपीरियंस है, उसके पॉइंट्स मेरे से ज्यादा होंगे उस बंदे की कंपैरिजन में जिसके पास 2 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस है। ये चीजें कोई सही। नहीं बताता आपको, किसी कंसल्टेंट ने कभी ये बात नहीं बताई। अब अगर किसी बंदे अच्छा। को ये बात पता हो, डोंट यू थिंक कि आफ्टर डूइंग बैचलर्स वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद मास्टर अप्लाई करता? क्योंकि एग्जैक्टली। उसको पता होता कि मैंने 1 साल पहले एक काम कर लिया, 1 साल कनाडा में करूंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, मेरा स्कोर तो वे हाई। तो दीज आर द हम्म थिंग्स जो कि मतलब अब पता लग रही हैं जब कुछ किया नहीं जा सकता। तो मेन पर्पज इज कि मतलब बच्चों को अगर ये बात पहले से पता हो, देन दे कैन हम्म, अप्लाई एंड वो पीआर ले सकते हैं। तो मैं ये उस भी मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में भी लोगों को कहा कि गेटिंग पीआर इज वे इजियर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री देन अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं। जी ऑल बिल्कुल। यू नीड टू डू इज जस्ट प्ले प्ले द फैक्टर्स। जस्ट किसी प्रायोरिटी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस लें, डायरेक्ट पीआर अप्लाई करें, अनदर पीआर लैंड करें, सिंपल एज दैट। सही। जैसे अगर कोई पाकिस्तान से डायरेक्टली परमानेंट परमानेंट रेजिडेंसी लेके आ जाता है कनाडा में, तो कनाडा के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिसके लिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है। एज अ न्यू कमर, एक नया बंदा बिल्कुल आ रहे, लेट्स से फैमिली के लेकिन साथ आ रहे, फैमिली के तो साथ है, उसके। अगर तो न्यू कमर है तो पहले तो वो आके काम ये करेगा कि उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो तो उसको अपनी फुलफिल करनी पड़ेंगी। फिर एग्जैक्टली। यहाँ पर वो आके जो ये है कि वो ट्राई करे। हम्म यहाँ पर जो है, अगर आपको एग्जांपल दो, यहाँ पर एक स्ट्रीम होती है, उसे कहते हैं पीएनपी स्ट्रीम, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। उस हम्म प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप पीआर की अपनी फाइल लगाते हैं, पीएनपी के थ्रू आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। जब आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो 600 पॉइंट्स ऐड होते हैं आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल में। लेकिन हम्म, पीएनपी का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि पीएनपी जो है वो एम्प्लॉयर बेस्ड होती है। तो जब भी सही। कोई चीज़ एम्प्लॉयर बेस्ड होती है तो एम्प्लॉयर कैन डू एनीथिंग विद यू। उसके का अलावा सर्कल जॉब के रखें, साथ हुई है, खुद के साथ वो फिर आगे लोगों के साथ करते हैं, वो ऐसे आगे भी लोगों के होते हैं। साथ करते हैं। हम्म तो ये सर्कल फिर चलता रहता है। पहली चीज़ आपने जी। ये करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, आप अपना सर्कल थोड़ा लोगों में रखें, थोड़े गोरों में रखें। अब मैं जिस सिटी में रहता हूँ इसका नाम है कैम्ब्रिज। यहाँ पर 95% जो है वो सिर्फ वाइट लोग हैं, 5% देसी होंगे। तो जब आप इस तरह के एरिया में रहते हैं तो इट इज़ कंपलसरी आपको रहना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि ये लोगों का कल्चर क्या है, ये लोग किन इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह हम्म उठते बैठते हैं, कब सोते हैं। यहाँ पर 7-8 बजे के बाद आपको बाहर कोई नजर नहीं आएगा। और अगर आप बिल्कुल यहाँ पर एक दो सिटीज हैं, ब्रैम्पटन हो गया, मिसागा हो गया, मिल्टन हो गया, इस तरह की सिटीज हैं, आप रात को 11 बजे चले जाएं, लोग वही सब हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि मतलब अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हैं तो डू चेंज योर सर्कल एज वेल। मतलब व्हाई वुड यू बी लिविंग इन द सेम सर्कल? अगर आपने यही हरकतें करनी है तो पाकिस्तान में रहें, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं आप? और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं एज अ करियर अपना बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इन लोगों के एटिकेट्स को फॉलो करें। थर्ड थिंग, सही। अगर आपने जो करनी है वो आपने ये करनी है कि यहाँ पर अगर आप लोग आ गए हैं तो इन लोगों के एटिकेट्स फॉलो करें। जॉब छोड़नी है तो उनको बता के छोड़ें। अगर जी। आपने सिक लीव लेनी है तो उनको बता के करें। दो नंबरी हम्म ना करें, काम के टाइम पे आप लोग काम करें।
अगर किसी हम्म लाइन में आप लोग खड़े हैं तो थोड़े को अगले को गैप दें, उसकी प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखें। आप लोग अगर हम्म कहीं जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, तो जब तक पीछे वाला बंदा आ रहा है उसके लिए दरवाजा होल्ड करके रखें। दीज आर द थिंग्स जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी हैं। कोई भी बंदा सीख सकता है। हाँ, जब आप आ रहे हैं और आपके पास ये चीजें नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 3 और 5 years इन कैनेडा, इन दोज पीपल, और स्टिल अगर आप वो काम करें तो दैट इज वेरी बैड। दैट इज समथिंग के तो मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आप इस तरह की जैसे आप बता रहे हैं कैम्ब्रिज के अंदर रह रहे हैं, तो हम्म। कैम्ब्रिज के अंदर आपको मस्जिद का या हलाल फूड का या इस्लामिक स्कूल का इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इवन दो कि मेजोरिटी वहाँ पर जो लोग हैं वो वाइट कम्युनिटी रहती है। हाँ, होता है ऐसे कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इन एरियाज में, इन स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। लेकिन मेरे एरिया जो है कैम्ब्रिज, जहाँ पर मस्जिद भी है, तकरीबन कोई 8 मिनट की ड्राइव है। नाइस। तो आपको हलाल चीज़ भी मिल जाती है, यहाँ पर हलाल शॉप्स भी हैं। देखें, जो वो 5% लोग हैं वो भी तो काम कर रहे हैं ना। उनके भी एग्जैक्टली। बिजनेसेस हैं, वो भी बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं। तो चीज़ें उतनी कॉमन नहीं है, बट स्टिल दे आर देयर। जी इंटरेस्ट, हाँ तो जी। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हो गए, मतलब मैं कहता हूँ बेसिक नॉलेज हर बंदे को होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव। यहाँ के एक लोगों की मुझे अच्छी बात ये पसंद है कि यहाँ पर जो गोरे हैं ना, दे नो मोर कल्चर देन अस। दे डू डोनेशन, दे नो अबाउट इस्लाम, दे नो अबाउट देयर रिलीजन, they know about more stuff than us. They are more kind, they are more helpful, they are more religious than us. That is very good thing about them. Very good thing. ये देते But it doesn't हम्म। matter कि आप ये कहें कि मतलब मैं ड्रिंक नहीं करती या करता, बट मैं हराम खा लेता हूँ, मतलब इट्स स्टिल समथिंग जो यू शुडंट बी Still डूइंग, around. राइट? Yes, इट्स अ हराम completely. थिंग। और मतलब ये बड़ी बड़ी लंबी डिबेट है। आई डोंट वांट टू गो इनसाइड, हम स्टडी पर ही Exactly. फोकस करते हैं। तो जी। लेट्स लीव इट फॉर अनदर टाइम। उसके अलावा जी, आप ये बताएं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीआर पे डायरेक्टली आ रहे हैं, तो आपके पास थोड़ी बहुत जो है ना सपोर्ट अवेलेबल होती है गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती है। तो वहाँ अगर कनाडा में एक बंदा पीआर पे आ रहे हैं, तो उस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास कोई सपोर्ट वगैरह होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको गाइड करें या उनको थोड़ी सी हेल्प आउट करें सेटल होने में। स्टार्ट में थोड़ी सी हेल्प होती है आपकी, मतलब आप अपना चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो हेल्प आपको मिलती है वो आफ्टर टैक्स मिलती है। फॉर एग्जांपल, एक जी। बंदा यहाँ पर पूरा साल रहा और उसने इतनी इनकम नहीं की या थोड़ी सी इनकम की, तो वो उसकी बेस पे वो टैक्स फाइल कर देता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट को बताता है कि भाई मैंने पूरा साल इतनी इनकम अच्छी नहीं की, या मेरे पास इतने बच्चे हैं और एक वाइफ है और मेरे पास अच्छा काम नहीं है। फिर वो जो है वो एड क्लेम करता है। वो एड जो है वो मतलब आप ले सकते हो, वो बुरी नहीं है वो वाली एड। वो एड इस तरह की कि वो आपके टैक्स की बेस पर आपको मिल रही है। सही। वो डेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सर्टेन एज तक आपके बच्चों को ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, हेल्थ केयर आपकी फ्री अच्छा। है। तो डिफरेंट यहाँ नाइस। पर एड्स हैं जो आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो एंड यू आर अर्निंग 90,000 ईयर, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट भी आपको एड दे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इन न्यू अच्छा, हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स के सिस्टम लिए कैसा सोसाइटी है? थोड़ी सी हेल्प करती है। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी वैसे इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हेल्थ हेल्थ केयर के बारे में बता रहे थे आप। तो हम्म। ओवरऑल कैसे, आपने बताया था, मेंशन किया था कि आपको पूरी वो फाइल बनती है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं। हेल्थ अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई हैड प्रीटी बैड एक्सपीरियंस। बैड इन द सेंस, मतलब मेरा जो है वो काफी, मेरी दर्द हो रही थी मेरी दाढ़ में, विजडम टीथ में। तो आई नीड टू गेट दैट रिमूव्ड, जो कि मुझे पता नहीं था कि मुझे रिमूव करवाना पड़ेगा। मुझे कभी दांत की कोई दर्द नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू डेंटल। और उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने चेक करना था, लेकिन जो मेन मसला था वो दर्द का था। तो उन्होंने कहा हम तब तक चेक नहीं कर सकते जब तक आपकी फाइल हमारे पास नहीं होगी। तो सही। दे हैव स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। तो पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेने में बड़ा मसला हुआ। अपॉइंटमेंट मुझे मिली ऑलमोस्ट कोई 2-3 महीने तक की। जब 2-3 महीने बाद में गया अच्छा। हूँ, उसके बाद उन्होंने मेरे जी एक्सरेज लिए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, जो उनकी फॉर्मेलिटी सारी होती हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, दे आर नॉट बैड एट इट एज वेल। मतलब हाउ कैन यू चेक अ पर्सन और बाद में वो आपको लायबल कर दे किसी चीज का? तो आई गेस एग्जैक्टली। दैट्स देयर प्रोटोकॉल टू फॉलो। बट इट इज स्टिल समथिंग जो कि हमारे लिए बीइंग अ पेशेंट बुरी है। उन लोगों ने सारे हम्म काम किया, मेरे एक्सरेज लिए, सारा कुछ किया। फिर मेरी इंश्योरेंस की कंपनी को उन्होंने मेरी कोट सेंड की कि ये भाई इस बच्चे का इतना खर्चा आएगा इस काम का, तो आप पे करोगे? अगर करोगे तो हमें बताओ, हम काम स्टार्ट करें, अदरवाइज हम काम नहीं स्टार्ट कर रहे। उन्होंने मेरी अच्छा। इंश्योरेंस को वो जो जो फाइल सेंड की, और उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, हम करेंगे कवर"। देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट डेट दी अपॉइंटमेंट की, ऑपरेशन की, मतलब सर्जरी की, दांत की रिमूवल की। और उन्होंने मुझे कहा कि आपके दोनों रिमूव होंगे। तो मैंने कहा यार दोनों मैं करवा लूंगा, तो मैं खाऊं पीऊंगा किस तरह? तो उन्होंने कहा कि फिर, अब मैंने कहा यार मैंने सिर्फ एक करवाना है। लेकिन देखें, इस तरह के डिसीजन बड़े टफ होते हैं। मतलब एक हम्म बंदा जो कभी डेंटल के पास नहीं गया है, वहां पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैंने क्या करना है। तो बाहर जब आप exactly. आते हैं तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। अब देखें, आपको इतना अर्सा हो गया वहां पे, आई हैव बीन हियर ओनली फॉर लाइक 3 years। तो मुझे, जी। मैं स्टिल
I'm naive in some things. I still have to think कि मतलब क्या करना चाहिए। अब वहां पे पाकिस्तान भी मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सोए हुए हैं उस टाइम, मेरा कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात करूं कि इसका मैं क्या करूं। तो सम डिसीजंस यू हैव टू जस्ट डू इट। तो मैंने बस कहा, मैंने कहा मैं एक करवाऊंगा बस। और मैंने वो जी एक करवा लिया। और आई एम 26 एंड इन 26 years I've never felt that much of a pain जो कि पेन मुझे थी आफ्टर सर्जरी। बिकॉज कुछ मटेरियल वो लोग लगाते हैं, उसके बाद वो लोग दांत निकाल लेते हैं, और फिर हाँ उसके जी बाद आपको कह देते हैं ठीक है अब आप घर जाओ। पेन किलर आपको लिख के दे देते हैं, अब आपने वो पेन किलर जानी और डिस्पेंसरी से लेनी है। वो ओवर द काउंटर सही वाली वो नहीं है, वो आपको लिख के प्रिस्क्राइब किए तो वो आपने प्रिस्क्रिप्शन देनी है और वो आपको मिलेगी। अब जब उसका जो उन्होंने जेल लगाई हुई होती है उसका इफेक्ट खत्म हो रहा होता है, और जब आपने पेन किलर लेनी है, जो उसका बीच का टाइम होता है ना वो 1 डेढ़ घंटे का है। और वो जो 1 डेढ़ घंटा गुजारना था ना मेरे लिए, मतलब I cannot even जी explain in words. I was literally crying in my car and there was this person and he knocked the guy and he said, "Are you okay?" और मैं खुद ड्राइव करके गया हूँ, खुद ड्राइव करके आया हूँ। आई हैड नो वन टू टेक विद मी। हाँ हेल्प एग्जैक्टली ये भी इशू और था मैं जिस बट तरह वो चला के आया हूँ, करता हम्म करता, बचता बचाता और इधर उधर करता, तो मतलब यू रियली हैव टू ग्रो योर सर्कल एंड यू रियली नीड टू डू दीज फ्यू थिंग्स। और आप लोग कहते हैं मतलब बाइक की जिंदगी इज इजी, इट इज नॉट। यस यू मेक मनी, हम्म यस यू डू थिंग्स विच यू अदरवाइज कैंट इन पाकिस्तान, but there are some things which people neglect which you have to keep in mind if you want to grow। तो मतलब ये हेल्थ का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। आई हैव मेड अ जी डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो जी आप जब आएँ, आते साथ अपनी फाइल्स बनवाएं, यहाँ पर इंश्योरेंस लें, यहाँ पर हेल्थ इज समथिंग यू रियली कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन। आप देखें अभी वी आर ओके, तो वी रियली कैन नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट हेल्थ कंसर्न्स। लेकिन जैसे ही कुछ होता है हमें पता लग जाता है हाँ भाई देयर इज अ मसला समवेयर। तो जब आए यहाँ पर अपनी फाइल्स वगैरह रेडी करवाएं, अपने पास देखें कायरोप्रैक्टर कहाँ पर है, मसाज थेरेपिस्ट कहाँ पर है, डेंटल कहाँ पर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहाँ पर है। पहले से हम्म आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा इजी हो आपके लिए। जाएगा हम्म। तो जीपी के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं एक जनरल विजिट के लिए या लेट्स से कोई हल्के फुल्के जुकाम बुखार वगैरह के लिए तो उसमें हम्म। भी इतना वेटिंग टाइम होता है या वो मिल जाता है जल्दी आपको नहीं, वो उसमें इतना मसला नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में पैनाडोल होती है, यहाँ पर टेनाडोल होती है। तो बेसिकली हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप खुद टैबलेट्स ले लेते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में ही जी अपनी एक फर्स्ट एड रखी हुई है, तो हर बंदे को रखनी चाहिए यहाँ पर। तो आप वो जी, छोटी मोटी तो दवाइयों का आप यहाँ पर आते हैं तो नॉलेज आपको पता लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हम्म वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, अपना एक आप कार्ड बनवाते हैं, उसे कहते हैं OHIP, OHIP। तो जब आप वो हम्म, कार्ड बनवा लेते हैं, उस कार्ड की बेस पर आप किसी भी वॉक इन क्लिनिक जाते हैं और आप मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन बात फिर जी वो है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चीज की दर्द है, फर्ज कर लें जी, किसी को किडनी में दर्द हो रही है, किसी की डेंटल पेन है, तो दीज हाँ आर द जी थिंग्स वॉक इन वाले भी ट्रीट स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो हाँ स्पेशलिस्ट नहीं जी है उस चीज के। स्पेशलिस्ट ऑल दे कैन डू एग्जैक्टली इज दे कैन गिव यू द पेन किलर। तो पेन किलर कितना जी अरसा काम करेगी, और उसके किडनी हम्म पे इफेक्ट भी होते हैं, तो यू रियली हैव टू कंसिडर अबाउट दैट एज वेल। तो अगर तो स्पेसिफिक मसला है तो आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा स्पेसिफिक जगह पे। अच्छा मतलब हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नहीं है वो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है नहीं, ऐसे ही गवर्नमेंट है की तरफ से हेल्थ फ्री है, लेकिन फ्री इस तरह है कि एज लॉन्ग एज इट इज समथिंग जो कि खुदा न खास्ता फर्ज करने एक बंदा उसने अपनी उंगली काट ली, आप हम्म एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, दैट हेल्थ केयर इज फ्री फॉर यू। अच्छा लेकिन अगर आपके कोई पर्सनल मसले हैं, डेंटल पेन होगी आउट ऑफ नोवेयर आपके पास, तो आप वॉक इन में जाएं, अगर तो वॉक इन वाले वो ट्रीट कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू ट्रीट इट फॉर फ्री। आप हॉस्पिटल में सही जाएं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो दे आर गोइंग टू ट्रीट इट फॉर फ्री। लेकिन पाकिस्तान वाले की तरह अगर आपने अब काम करवाना है जी अच्छा, और तो आप प्राइवेट में जा रहे हैं और अपनी पसंद के प्राइवेट में जा रहे हैं और सारे काम आपने करवाने हैं, तो फिर तो आप इंश्योरेंस कवर करेगी वो। सही पर इट इज़ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंश्योरेंस ओवर हेयर। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत काम खराब है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट $1,700 जस्ट फॉर द सर्जरी ऑफ वन टीथ, and my अच्छा insurance they have covered everything. I just paid $50 from my pocket. बट मेन यहाँ कंसर्न इज फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे खुदा ना खास्ता दोबारा दर्द होती है तब मेरी इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, बिकॉज इंश्योरेंस को कवर अप होने में भी जो है वो टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अन्य आप जितना मर्जी खर्च दें। तो अभी हम्म ऑलमोस्ट कोई 1 साल तक आई हैव टू वेट, तब मैं अपना दूसरा भी रिमूव करवा सकता हूँ क्योंकि मेरी रीएम्बर्स हो जाएगी इंश्योरेंस, दोबारा से मैं यूज कर सकता हूँ उसको। एंड सेम सही अप्लाइज ऑन ऑल द फील्ड्स, इन मसाज, इन ऑप्टोमेट्री, इन एवरीवेयर। लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वंस यू आर इन द सिस्टम तब हम्म एवरीथिंग इज सो स्मूथ, सो गुड। जी लेकिन They are इस तरह going to की give you the treatment, follow-ups, medicine, everything, new equipments, wipe करेंगे आपके लिए, chairs वगैरह wiped होंगी, everything हम्म is bulletproof afterwards. लेकिन हम्म, सिस्टम में आना is a big thing over here. हाँ Once जी you are in the system, then everything is good for you. अब मेरे पास वैसे डेंटल का ये है कि मैं जब मर्जी डेंटल का काम करवा सकता हूँ अब जाके जो मर्जी, क्योंकि अब मेरी फाइल है वहां पर।
तो हाँ ये जी। बस ये कि गेटिंग इनटू द सिस्टम इज अ बिग थिंग। उसके अलावा हाउसिंग मार्केट मार्केट के बारे में बताएं, हाउसिंग का क्या कनाडा में कैसा है अब? क्या हाउस उसकी बहुत महंगे हैं यार यहाँ महंगी है ना? पर। हाउसिंग सोसाइटी जो है वो दैट इज द नंबर वन रीजन जिसकी वजह से ये इमिग्रेशन के सारे मसले हो रहे हैं। जो स्कोर हाई जा रहा है और जो बच्चों में या विजिटर्स को आने नहीं दे रहे या हम्म, परमानेंट रेजिडेंट नहीं इतने लोग कर रहे, तो ये जितने भी मसले हो रहे हैं ना, तो मेन जो पहली वजह है इसकी वो हाउसिंग है। मार्क मिलर जो है वो हमारे जो है वो मतलब मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं यहाँ कनाडा के, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मोस्टली डील करते हैं या कनाडा की एजुकेशन के बारे में डिफरेंट जो राय देते हैं वो देते हैं। तो उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि भाई हम जो है वो हाउसिंग महंगी होगी तो इसलिए हम टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को परमानेंट नहीं कर रहे। तो मैं या कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या कोई भी एक कॉमन सेंस वाला बंदा, हर एक बंदा उनको ये रिकमेंड कर रहा है कि रादर देन getting more people from out of the country and giving them the permanent residency is not the solution. Solution is giving the permanent residency to the people who are already in Canada. जब ऑलरेडी correct। पीपल जो कनाडा में हैं अब उनको परमानेंट करेंगे तो हाउसिंग में तो वो पहले भी हाउस में ही रह रहे हैं ना, तो वो आपकी हाँ हाउसिंग जी। को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इफ यू आर ब्रिंगिंग मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाउसिंग का क्रैश भी ना हो, दैट इज समथिंग आप आई डोंट नो व्हाई इनसेन। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ आप। जी, एग्जैक्टली, डजंट मेक तो सेंस। मतलब आई डोंट नो कि उनका क्या माइंडसेट है या उनकी क्या थिंकिंग है, बट दिस इज समथिंग जो एवरी कंसल्टेंट और एवरी इमिग्रेंट पर्सन और एवरीवन नोज एंड एवरीवन वांट्स कि सी सी कैटेगरी के सिर्फ ड्रॉज करें। सी सी का मतलब होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसका मतलब होता है वो लोग जो कनाडा में हैं या जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, गिव परमानेंट रेजिडेंसी टू देम। स्टॉप इमिग्रेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने इमिग्रेंट्स आपके पास कनाडा में कंट्री में ऑलरेडी आ गए हैं, जैसे भी आपने बुला लिए हैं, उनको तो पक्के कर दो पहले। जॉब के जितने भी क्राइसिस हैं दैट इज द रीजन एज वेल। सारी फसाद की जो जड़ है वो ये हो रही है कि ये लोग बाहर वाले लोगों को बुलाई जा रहे हैं और विद इन कनाडा ऑलरेडी लोगों का कुछ भी नहीं कर रहे। अभी मैं जो हूँ आई एम अ टेम्पररी रेजिडेंट। कोई भी अगर वर्क परमिट पर होता है वो टेम्पररी रेजिडेंट होता है। कोई भी अगर विजिट वीजा पर आता है वो टेम्पररी रेजिडेंट होता है। हाँ, अगर एक बंदा आ गया टेम्पररी रेजिडेंट हो गया, अब कभी ना कभी तो पीआर आपने उसको देनी है या आपने उसको निकालना है, तो व्हाई डोंट डू इट राइट अवे। या तो उसको जी, पीआर दो या उसको कहोगे हाँ भाई चलो ठीक है जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं है। हाँ जी। आप और भी बुलाई जा रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल रिमेन सेम, चेंज। तो हाँ जी। लाइक हाउ हाउ कम। आप मजीद लोग बुला रहे हैं एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका हाउसिंग में भी कुछ ना हो। यस, कनाडा इज वेरी बिग कंट्री और जो इमिग्रेशन है इट इज वन नंबर वन कि जिससे लोग पैसे अर्न करते हैं सारा कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप पैसे अर्न कर रहे हैं ठीक है, दैट्स योर राइट, लेकिन आप लोग फिर हाउसिंग का भी उस तरह काम करें। अब ये लोग कोई तो- न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड दे कॉल इट एज हलाल mortgage, एंड आई डोंट नो अच्छा। हाउ हलाल mortgage is going to work because mortgage concept is हम्म, thoroughly and wholly based on कि मतलब you have to pay interest and you have to pay your house payment in 35 years. So how are you expecting? I don't know, but these are few of the things जो कि मैटर करती हैं। सही। मतलब जो एक एवरेज हाउस है 3 बेडरूम का, अगर आप हाउस देखते हैं, लेट से सिटी सेंटर से 25-30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, तो उसकी क्या रेंट क्या होता है मंथली? रेंट जो है वो मैटर करता है कि आप सिटी से कितना दूर हैं और आप जी। इंस्टीट्यूट्स के कितना पास हैं इस तरह की जगहों पर। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो आई लिव इन कैम्ब्रिज, दैट इज ओके सिटी, बहुत डेवलप्ड नहीं है या बहुत जो है वो आप कह दें कि अनडेवलप्ड नहीं है। आई एम पेइंग ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, अपनी एग्जांपल नहीं देता, आपको रफ आइडिया देता हूँ, इस एरिया में जो लोग देते हैं वो $700 से $800 देते हैं पर मंथ। रूम का या पूरे घर का? ये एक मैं आपको एक रूम की बात बता रहा हूँ मैं, अगर रूम आप का। लोग अपना रूम ले रहे हैं, ये अगर मैं अपने पूरे बेसमेंट की बात बताऊं, अगर आप लोग एक पूरा बेसमेंट ले रहे हैं जिसमें 3 सेपरेट रूम्स हैं, एक वॉशरूम है, एक किचन है, तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट लाइक $3,000 और 3,500। थ्री ऑन थाउजेंड द टॉप ऑफ डॉलर्स दैट अगर आप जो यस कैनेडियन डॉलर्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप बाहर पार्किंग लेते हैं गाड़ी की, यू हैव टू पे मोर फॉर द अच्छा। पार्किंग सेपरेटली। तो अच्छा। दिस इज वेरी समथिंग एक्सपेंसिव। एंड और अगर यस, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रेंट्स आर वेरी वेरी हाई ओवर हेयर। एंड अगर आप टोरंटो वाली साइड पर रहते हैं, टोरंटो इज सेम एज वी हैव इस्लामाबाद इन लाहौर इन पंजाब। तो हम्म। टोरंटो अगर आप रहते हैं या आप मिसवागा रहते हैं या आप मिल्टन रहते हैं, दैट 33,000 डॉलर इज $45,000 to $5,000 ओवर देयर। अच्छा, तो आपकी एवरेज एक जो स्टूडेंट वीजा पे आके काम करते हैं, लेट से उसने एक रूम रेंट पे ले लिया $700 का, तो would he be able to afford from a part time job to pay his fees, और उसके बाद वो अपने
वो भी पे कर रहा है, साथ साथ रूम के रेंट्स वगैरह भी पे कर रहा है, अपने खर्चे भी उठा रहे हैं। देखें, मैं अगर अपने स्टूडेंट टाइम की बात करूं तो आई वाज अर्निंग ऑलमोस्ट 1500 अ मंथ। जी एट दैट टाइम आई वाज पेइंग $500 जो है मैं रेंट दे रहा था कमरे का। एंड जी। $500 में मेरे बाकी सारे खर्चे पूरे हुए थे, एंड आई वाज स्टिल एबल टू सेव $500 अ मंथ। सही। जो आपके यू ठीक कैन है। कंट्रीब्यूट टू फीस। यस। और अगर आप लोग एसडीएस पर आए हुए हैं तो यू डोंट नीड टू डू दैट एज वेल, बिकॉज एसडीएस में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं जो आपने पाकिस्तान से भेजे हुए हैं। ऑल यू नीड टू डू जी। इज वो पैसे आपको मिले, आप उसको अपने बैंक में जमा करते रहें और उसको पकड़ के आप अपनी फीस दे दें। फीस दे देते हैं, सही। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो आप 500 सेव कर रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल सेविंग। सही। लेकिन अगर आपने पहले में, आप, आई नो सम पीपल ओवर हियर दे आर अर्निंग $1600 अ मंथ एंड दे हैव अ जी। कार ऑन विच दे आर स्पेंडिंग $1500 अ मंथ। आप मुझे बताएं, एक 100 में वो हम्म। किस में क्या कर रहे हैं, वो रेंट कहाँ से दे रहे हैं और वो खाना किस तरह खा रहे हैं। सम जी। पीपल दे आर लिविंग विद देयर some relatives. I know a person, he lives with his sister, and उसके पास Mustang है, and he's paying almost like $1600 for that car, including fuel, car financing, and insurance. And he's जी। earning almost $1700. तो 15-16 आप गाड़ी पे दे रहे हैं। अब देखें, ऐसी गाड़ी का क्या फायदा। अब इफ यू जस्ट वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हाँ शौकियां आपने मारनी है, डू इट, बट वंस यू सही। हैव सम स्टेटस, आफ्टरवर्ड्स अगर आप करें काम समझ में आती है। हाँ, लेकिन यू एग्जैक्टली। आर डूइंग इट फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट, तो मतलब आप तो किसी स्टेटस पर पहुंच ही नहीं सकते। जी। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू शो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स एज वेल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। बिल्कुल कनाडा में ये सही। रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब पैसे इज समथिंग यू हैव टू शो एंड यू हैव टू हैव इन जी। ऑर्डर टू सर्वाइव। तो अगर मैं एक बंदे की बात करूं जो कि स्टूडेंट पर है, अगर वो प्राइवेट रूम नहीं लेता, वो शेयर्ड रूम रह ले, एंड वो शेयर्ड ग्रोसरी कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, ही कैन अफोर्ड हिज लिविंग। वो कुछ सेव भी कर सकता है, सेव नहीं भी कर जी। रहा, इट्स ओके, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं जीआईसी के जिससे वो फीस दे सकता है। अब आई हम्म। एम अर्निंग वे मोर देन माई स्टूडेंट लाइफ एंड आई एम स्टिल अनएबल टू सेव एनीथिंग, बिकॉज मैंने अपने एक्सपेंसेस खुद बढ़ा लिए हुए हैं। ये एक ह्यूमन साइकी है। द हाँ जी। मोर यू गेट, आपके पास होता है कि यस आई हैव एंड आई कैन स्पेंड, जी just बिल्कुल। because you can doesn't mean that you have to. So यू शुड। this is the thing, right? So जी। yeah. जी। तो अगर आप जैसे फैमिली के साथ उधर रहते हैं, Mhm. एंड आपकी 3 साढ़े 3 हज़ार प्लस पार्किंग वो मिला के आप बिटवीन $3,000 और $4,000 अगर आप सिर्फ रेंट का दे रहे हैं, सो आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, सो हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर पर्सन टू अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ रेंट? और उसके बाद फिर आपके बिल्स, आपकी बच्चों की फीस है, ग्रोसरीज हैं, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो लोग ये इसलिए करते हैं ना कि लोग फिर रेंट पे लेते नहीं है, लोग मॉर्गेज वाली तरफ चले जाते हैं। व्हाट दे डू इज, वो थोड़ी सी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर बिल्ड करते हैं और वो मॉर्गेज दे देते हैं। मॉर्गेज भी इतना ही जा रहा है, 4,000 4500 तक मॉर्गेज आता है। स्टार्ट में वो जी। किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, और उसकी बेस पर वो लोग घर ले लेते हैं अपना। अब घर ले लिया तो घर में अब क्या, अब अगर ऊपर वाले अपने लैंडलॉर्ड्स की एग्जांपल दूं आपको, तो व्हाट दे डू इज दे गिव 4500 इन मॉर्गेज। अब अगर उनके जी। हस्बैंड 5000 फॉर एग्जांपल अगर अर्न कर रहे हैं, तो ऑन द टॉप ऑफ दैट वो 2000 हमसे भी तो ले रहे हैं ना, क्योंकि हम उनके जी। टेनेंट्स हैं। तो पांच अगर वो जी। कमा रहे हैं, दो हमसे ले लिया, तो उनकी तो मंथली इनकम 7000 हो गई। तो अब अगर वो सही। कुछ सेव नहीं भी कर रहे, तो उनका गुजारा तो सुकून से हो रहा है ना, गुजारा बिकॉज हो रहा है, मॉर्गेज ठीक। 4500 निकल गई और बाकी के जो ऊपर के पैसे हैं वो उनसे उनका खर्चा चल गया। या अगर बहुत टाइट जी। आप करो तो 500 200 300 कुछ आपने सेव कर लिया। जी। पर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करूं या उस बच्चे की बात करूं जो मतलब 4000 4500 कमा रहा है, तो उसको तो कभी भी पूरे बेसमेंट की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। तो उसको तो 3000 3500 की टेंशन है ही नहीं, उसको तो टेंशन होनी है 500 या 600 या मैक्सिमम 700 या मैक्सिमम $1000 की जो उसने रेंट देना है। तो सही। दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि मतलब अगर आपकी पूरी फैमिली है, यू ऑलवेज गो हम्म। फॉर द हाउस, मतलब यू स्टूडेंट बिकॉज इट्स इंटरेस्ट बेस्ड। लेकिन अगर जी। आप यूं जा रहे हो तो, और अगर सही। आप इस तरह नहीं भी कर रहे तो स्टिल देयर आर ऑप्शंस कि आप रेंट पर लेते हो, या 3000 3500 में अगर आपका पूरा घर लिया है, तो यहाँ पर यू हैव टू वर्क लाइक सेवरल जॉब्स। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपकी वाइफ भी काम कर रही है, आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं, एंड यू आर जी। डूइंग मल्टीपल जॉब्स एंड यू आर डूइंग ओवर टाइम एंड यू आर डूइंग एनीथिंग एवरीथिंग। सो वो जो हम, वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वो पब्लिक स्कूल फ्री होते हैं या उनकी भी फीस होती है, या इस्लामिक स्कूल के ऑप्शंस हैं उधर? इस्लामिक स्कूल के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी करती है स्टिल। उसे कहते हैं ओसैप, OSAP। गवर्नमेंट जो है वो एड एड प्रोग्राम होता है, उसमें ये होता है कि आप गवर्नमेंट से लोन लेते हो, फिर आप गवर्नमेंट को वापस करते हो। देयर आर हम्म। स्टिल सम ऑप्शंस, कुछ में वो गवर्नमेंट जो है वो आपको लोन माफ कर देती है,
उसमें भी बहुत स्कैम करते हैं लोग। क्या करते हैं, गवर्नमेंट से एड ले लेते हैं पढ़ने के लिए एंड देन पढ़ते नहीं है। पता नहीं है जी। तो 20,000 25,000 गवर्नमेंट से एड ले ली। अब डू यू थिंक कि उन्होंने 20 25 हज़ार जो लिया उन्होंने किसी का हक नहीं मारा? बट एग्जैक्टली। being Pakistani, being Desi, they do not care about that. They take that loan and they use it for their own purposes. एंड जी। यहाँ पर फेक इंश्योरेंसेस क्लेम करते हैं, गाड़ी किसी के सामने जान के रोक देंगे ताकि पीछे से हम्म, कोई हिट करे, एंड देन दे डिमांड फॉर मनी। जी ये तो पूरी दुनिया में होता है। तो या लेकिन यहाँ पर जो हैक्स, ऐसे कहते हैं यहाँ पर जो होता है ना, हायर एजुकेशन लोन मिलता है, ऐसे कहते हैं हैक्स। और यहाँ पर भी हैक्स में मिलता है वो। तो उसमें ये होता है कि वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, वो आपको पे नहीं करते। अच्छा नहीं, यहाँ पर तो ओसैप है, आपको मिलता है। और आप जो जी। है वो फिर यूनिवर्सिटी की फी पे करो या बैठ के ऐशी करो, आप पे है। सही। अच्छा, नाइस। लेकिन और उसके अलावा जो जो मतलब पब्लिक स्कूल होते हैं वो फ्री होते हैं बच्चों के लिए, या पब्लिक स्कूल यहाँ पर ना, यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट आई गेस, कोई सेकेंडरी लेवल या कुछ लेवल तक फ्री है, उसके बाद यू हैव टू पे बाय फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक। लेकिन स्टिल सही। बहुत सी ऑप्शन है, इफ यू आर अ शाइनिंग स्टार, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, हम्म। गवर्नमेंट एड करती है आपको, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपको, या कभी कभी आपकी पूरी फीस माफ हो जाती है। सही। तो दीज आर द ऑप्शंस एज वेल। इवन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप जो है वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। अब अगर मैं हम्म। कोप की एग्जांपल आपको दूं, तो एक वो बच्चा जो अच्छा परफॉर्म करे एंड उसको कोप मिल जाए, तो कोप में आप फुल टाइम काम करते हैं, यू डोंट नीड टू नाइस। वर्क 20 आवर्स। लाइक फॉर दैट वन सेमेस्टर आई हैव वर्क 40 45 आवर्स एट दैट टाइम। तो एक सारे बच्चे जो मेरी एज के, मेरी मेरे बैच के, जो किसी जी। और कॉलेजेस में थे जिनके पास स्कोप नहीं था, दे वर वर्किंग लेस आवर्स, 20 आवर 25 आवर्स, एंड आई वाज वर्किंग 45 आवर्स। तो मतलब दीज आर जी। द ऑप्शंस वन शुड एक्सप्लोर कि कोप वाले प्रोग्राम में किस तरह जाना है ताकि वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जी। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैड टू आस्क। क्या? उसके अलावा अगर आप में से किसी ने कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप शेरिया भाई के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। और अगर आप कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझे या शेरिया भाई को रीच आउट कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, एंड विल ट्राई एंड गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शेरिया भाई, फरहान भाई, बहुत ये शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।